चलिए, आज राष्ट्रपति का इलेक्शन समझना था हमें, और आजकल अखबारों में भी छाया हुआ है। आज कितनी तारीख है? 20 है। कल राष्ट्रपति का इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, जो पहले से सबको पता है कौन जीतने वाली हैं। द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि वो किस पार्टी की कैंडिडेट हैं, और पूरे देश में एमपी सबसे ज़्यादा बीजेपी के हैं, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो। एमएलए भी बहुत ज़्यादा बीजेपी के ही हैं, तो इसलिए ज़्यादा चांस बीजेपी के ही हैं कि इन्हीं के बनेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रही हूँ, सब लोग बोर्ड पे देखो, और ये बिना पढ़े समझ में नहीं आएगा, समझे बिना अगर पढ़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। सब लोग अटेंटिव रहो और देखो कैसे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रपति चुना जाता है, सबसे बड़ा पद, जिसे हम क्या कहते हैं, भारत का। कल मैंने बहुत बेसिक बातें बताई थी कि राष्ट्रपति बनने की उम्र 35 साल हो, लोकसभा का मेंबर चुने जाने की काबिलियत रखता हो, लाभ के पद पर ना हो। ये बेसिक सी बातें थी ना, पागल दिवालिया ना हो, कॉमन सेंस से पागल आदमी नहीं बनेगा। इसके बाद हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है कितने साल बाद? 5 साल बाद। अब ये इलेक्शन कौन से नंबर का इलेक्शन था? कौन से नंबर के राष्ट्रपति बनेंगी ये? लेकिन इलेक्शन कौन से नंबर का है ये? अब थोड़ा दिमाग यूज करो, एक आदमी 2 बार बन गया, और वैसे 15वें नंबर का है ये, तो इलेक्शन कौन सा है ये? 16वां। कौन से नंबर का इलेक्शन था ये? क्योंकि अब जो बनने वाली है महिला, ये 15th नंबर की बनेंगी। एक आदमी रिपीट भी तो हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर नंबर वाइज गिनो तो ये 15वीं है, लेकिन एक आदमी रिपीट है, तो टोटल तो 16वीं बार इलेक्शन हुए हैं ना। वो ऐसे ही तो घुमाते हैं बच्चों को। अब सब रट्टा मार गए 15वें राष्ट्रपति, 15वीं राष्ट्रपति बन गई महिला, लेकिन इलेक्शन कितनी बार कंडक्ट हो गए? 16, क्योंकि एक पहले वाले के 2 इलेक्शन थे, 52 वाला 57 वाला, 1952 और 1957। एक आदमी 2 बार बना, तो राष्ट्रपति की नंबरिंग में तो ये 16वें नंबर पर है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के आगे फर्स्ट ही लिख देते हैं हम। इंसान एक था ना वो, लेकिन इसमें टोटल अगर गिनेंगे कितनी बार इलेक्शन हुए तो 16। ये 16वें इलेक्शन थे। किस सन में? 2022 में। 1952 से इलेक्शन हो रहे हैं, और 2022 में अब हुआ हमारे सामने। 1952 से 22 तक इलेक्शन 16वीं बार कंडक्ट हो चुके, और हर बार सेम आदमी नहीं बना, सिवाय 2 बार के। वो पहला आदमी था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसके इलेक्शन में कल हमने पढ़ा था, कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशन बड़ी टफ है। इसके इलेक्शन में जिसका नाम प्रस्ताव किया जाएगा, कितने लोग? उसका नाम 50। ये 50 उसके यार दोस्त और संगी साथी परिवार वाले नहीं होंगे, ये एमपी और एमएलए होंगे, और इन्हीं से मिलकर इसका इलेक्टोरल कॉलेजियम, या जिसको कहा जाता है निर्वाचक मंडल, जिसमें कहां के लोग आएंगे तुम्हें अच्छी तरह पता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के 2 तरह के लोग होते हैं। एक निर्वाचित, इलेक्टेड, जो इलेक्ट होके आते हैं, और एक होते हैं नॉमिनेटेड, मनोनीत। नॉमिनेटेड कौन से को नहीं बुलाएंगे? क्योंकि इनका इलेक्शन तो हुआ ही नहीं, इनकी कोई सीट तो है ही नहीं, इनको बुलाएंगे। लोकसभा से कितने आएंगे? इससे, और ये कितने से कितने के बीच में होगा? कुल कितनी विधानसभाएं हैं? ये 2 कौन है? यानी यूनियन टेरिटरी की विधानसभाओं से भी मेंबर आएंगे। कहां से एक को भी न्योता नहीं दिया गया? विधान परिषद। कितने स्टेट्स में है? 6, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। जब ये इधर उधर देख रहे हैं ना, तुम्हारी मोटी बुद्धि में ये बात नहीं आएगी। अभी भी इनको सुनाई नहीं दिया, इसको बोलो आगे देख ले, समझ ले बेटा, ये नहीं तो फिर ये गया तेरे हाथ से। ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ये टफ है और करंट में चल रहा है। ये पढ़े लिखे लोगों को नहीं समझ में आती है बातें, तुम लोगों को कहां से समझ में आएंगी? इसलिए फोकस रखो, ध्यान रखो क्या बताया जा रहा है। कहां से एक भी आदमी को न्योता नहीं मिला? इन 3 में से किसको नहीं बुलाया? जो एक्सपर्ट्स हैं, वही एक्सपर्ट्स ही आपके मनोनीत हैं। ये सब कल की बातें हैं, आज हम प्रोसेस में आएंगे, पर कल का रिवाइज करेंगे तभी प्रोसेस समझ में आएगा। अब सारा ध्यान फोकस इस बोर्ड पर रखो और समझो क्या होता है। जब कोई भी आदमी इलेक्शन में खड़ा होता है, तो 50-50 प्रस्तावक अनुमोदक, यानी कोई पार्टी का चहिता होगा। वो आम आदमी तो 50-50 नहीं खड़े करेंगे किसी को, किसी पार्टी का। और आपके देश में 2 ही तगड़े कैंडिडेट होते हैं, या तो बीजेपी के या कांग्रेस के। इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, मना ही नहीं है, पर फिर 50-50 आदमी उनको प्रस्ताव और अनुमोदन करे तब बात बनेगी। तो जो भी आदमी इलेक्शन में खड़ा होगा, मान लीजिए 3 आदमी खड़े होंगे इलेक्शन में, ए, एम और जेड, ये 3 इलेक्शन में खड़े हो गए, हमें इलेक्शन लड़ना है। अब इन सबको वोट चाहिए, और यहां मैंने शायद कल बताया था कि एक आदमी के वोट की वैल्यू 1 नहीं होती। आप और मैं वोट डालते हैं, हम सबका वोट 1 है, लेकिन यहां वोट की कीमत 1 नहीं होती। यहां वोट डालने वाले या तो एमपी हैं या तो एमएलए। एमपी के वोट का मूल्य अलग निकलता है, और एमएलए के वोट का मूल्य अलग निकलता है। अब क्वेश्चन है, निकलता कैसे है वोट का मूल्य? इसके वोट की कीमत निकाली जाती है। पहले छोटे की बात करेंगे, एमएलए की। एमएलए किसी ना किसी स्टेट का होगा, तो इसको निकालने का तरीका ये है, हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग अलग है या सेम है? हमने किसके बाद से पॉपुलेशन को गिना तो है, पर सीटें नहीं बढ़ाई? 1971। इसका कारण मैंने बताया था, भाई पॉपुलेशन बहुत ना बढ़े, इसके लिए इंदिरा गांधी ने क्या कहा था कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पे एक थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। साउथ इंडियंस ने कंट्रोल किया, नॉर्थ इंडियंस ने नहीं किया। साउथ इंडियंस ने शिकायत की, नॉर्थ इंडिया वाले नहीं मानते, इनकी वैल्यू बढ़ेगी। इंदिरा गांधी ने कहा बढ़ने दो पॉपुलेशन, सीट किसके बाद से नहीं बढ़ाएंगे? आज 2022 की सीटें भी किसके अकॉर्डिंग चल रही हैं? इस टाइम आपकी टोटल आबादी 60 करोड़ भी नहीं थी। आज आपकी आबादी 120 करोड़ से ज्यादा तो लिखित में आई थी, 121 करोड़, यानी आधी आबादी थी जब ये सीटें बनी थी। तो सोचो, उस आबादी के बेसिस पर आपके देश में हर स्टेट के एमएलए की और एमपी के वोट की वैल्यू निकाली जाती है। तो एमएलए के वोट की वैल्यू के लिए उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन, कौन से साल की देखते होंगे, उसकी पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं वहां की नंबर ऑफ एमएलए सीट्स। कौन सी सीट्स होनी चाहिए, नॉमिनेटेड या इलेक्टेड? इलेक्टेड।
जैसे हर राज्य में नॉमिनेटेड पहले होती थी, अब तो खैर है ही नहीं, एंग्लो इंडियन। तो टोटल नंबर ऑफ एमएलए सीट ऊपर पॉपुलेशन नीचे सीट, मल्टीप्लाई कर दो इसको 1/1000 से, या डिवाइड लिख दो यहाँ और 1000 लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। ये याद रखना, हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग, हर स्टेट की नंबर ऑफ एमएलए सीट्स अलग, ऊपर स्टेट की पॉपुलेशन लिखना, नीचे नंबर ऑफ एमएलए सीट लिखना, इसको डिवाइड कर देना 1000 या मल्टीप्लाइड बाय 1/1000, मतलब एक ही निकलेगा। अब ये हर स्टेट में एक एमएलए के वोट का मूल्य आ गया, क्योंकि एक का मूल्य एक नहीं है, फिर उसको गुणा कर देना, भाई 90 एमएलए हैं। जैसे हरियाणा का एग्जांपल दूं, मान लो यहाँ पॉपुलेशन उस टाइम पे रही होगी 50 लाख मान लेते हैं, जैसे 2 करोड़ 50 लाख रही हो, तो 50 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलए सीट उस टाइम पर कितनी थी, तो जितनी भी कर दी गई होंगी उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय, इस तरह से हर स्टेट की अलग निकलेगी। यानी हर स्टेट के एक एमएलए के वोट का मूल्य निकाल के नंबर ऑफ एमएलए सीट से गुणा कर देना, तो एक स्टेट की निकल आई। सब स्टेट की अलग 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 निकलेंगी। क्या ये बात समझ में आ गई? क्योंकि हर स्टेट की क्या अलग है और हर स्टेट की क्या अलग है, तो हर किसी की वैल्यू सेम आएगी ही नहीं। ये निकल आई सबकी, 28 स्टेट की अलग अलग वैल्यू निकल आई, हर स्टेट की अलग। अब देश की वैल्यू निकलेगी, एमपी के मत का मूल्य। ये कैसे निकलेगा? जो पूरे देश का टोटल निकलेगा ना इस फॉर्मूले से, उसको लिख दो ऊपर, टोटल हर स्टेट का ऐड करके टोटल बन गया, डिवाइड करो 543 प्लस 233, क्या है ये? लोकसभा और राज्यसभा की इलेक्टेड जो मेंबर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनकी सीट्स, इसके टोटल का जो आंसर आएगा यही एमपी के वोट का वैल्यू होगी। तो दो अलग तरह के लोगों के वोट की वैल्यू निकलेगी, एक एमएलए की और एक एमपी की। एमएलए की निकलेगी पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलए सीट मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। हर स्टेट के एमएलए के वोट का मूल्य अलग निकलेगा, कहीं 100, कहीं 70, कहीं 200, क्योंकि हर किसी की पॉपुलेशन, हर किसी की नंबर ऑफ एमएलए सीट अलग है। फिर पूरे देश के सारे एमएलए का टोटल करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा की सीटों से। कितनी सीट्स है यहाँ? 543 और 233, 12 सीट थोड़ी ना है, वो तो नॉमिनेटेड आते हैं, उनको नहीं ऐड किया। इससे निकल आएगी किसके वोट का वैल्यू? क्या ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए? ये थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। अगर राज्य की निकालनी है वैल्यू, तो राज्य की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय राज्य की नंबर ऑफ एमएलए सीट मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। एमपी निकालना है तो पूरे देश के एमएलए का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमपी सीट्स इन लोकसभा राज्यसभा। इन दोनों की वैल्यू अलग आएगी और तब जाके ये लोग अपने हिसाब से जिसको वोट देना चाहेंगे दे देंगे। इतनी बात क्लियर हुई तो अगला स्टेप क्या है? इलेक्शन में जैसे लोग खड़े हुए थे, मैंने एग्जांपल दिया, एक खड़े हुए, एक एम और एक जेड, 3 लोग खड़े हुए, तो इनको वोट दिया जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 100 लोग वोट करेंगे, बहुत लंबा नहीं, छोटा एग्जांपल, 10 लोगों ने वोट डाला। अब 10 में से जैसे 1 2 3 4 5 10 लिखने की बजाय मैं इसका टोटल लिख दूंगी। जैसे 5 लोगों ने कहा भैया हमें ए को बनाना है, हम ए को पहले नंबर पे प्रेफरेंस। एक अलग बात क्या है, जब तुम और मैं वोट डालते हैं ना, तो हम उस बटन को एक बार दबाते हैं कि भाई हमें ये इस पार्टी को, इस आदमी को वोट देना है। दोबारा दबाओगे तो वो दबेगी नहीं मशीन, वो इनवैलिड वोट हो जाएगा। एक बार आपको बस वो बीप सुनाई आएगी कि हाँ लाइट जली कि आपका वोट गया इसको। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कोई ईवीएम से चुनाव नहीं होता, यहाँ आज भी बैलेट पेपर है जिसमें वो टिक 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 1 2 3 वगैरह करने पड़ते हैं। तो यहाँ राष्ट्रपति को एक आदमी एक वोट नहीं देता, यहाँ कोई भी आदमी प्रेफरेंस के बेसिस पर, भाई मैं किसको पहले पसंद करता हूँ, किसको दूसरे नंबर पर, किसको तीसरे पर, हर आदमी को इन तीनों को वोट देना है। बस किसी को फर्स्ट देना है, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड, और ये अपनी मर्जी से मैं वरीयता, भाई मैंने किसको प्रेफरेंस दी, इसका एक क्रम होगा। मान लीजिए मैं अंदर गई और मुझे वोट डालना है और मैं कह रही हूँ भाई मेरे हिसाब से नंबर 1 ए को मिलना चाहिए। अगर इसको वोट ना मिले तो दूसरा इसको दे देना, इसको ना मिले तो इसको। ये मान लीजिए एक गया कोई भी अमित, कोई लड़का जिसने वोट डाला, अब उसका भाई सुमित गया, ये एमपी है, इसने कहा भैया मैं तो इसको सेकंड नंबर दूंगा, इसको फर्स्ट, इसको थर्ड। फिर कोई और गया जेड नाम का या जेड नाम का, इसने फर्स्ट थर्ड सेकंड। फिर अगला कोई गया सेकंड फर्स्ट थर्ड, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये सबने वोट डाल दिए, ऐसे सब एमएलए सब एमपी, तो बहुत सारे लोग हो गए ना, 4000 प्लस तो हमारे एमएलए पढ़ते हैं और 700 750 हमारे एमपी पढ़ते हैं, तो ऐसे लंबी लिस्ट बन जाएगी। फिर क्या देखा जाएगा सबके वोटिंग करने के बाद कि सबसे पहली प्रेफरेंस किसको मिली है। अब हम सिर्फ इतने से एग्जांपल लें, सबसे ज्यादा 1 किसको मिले हैं? ए को। तो पहली प्रेफरेंस में कौन है? ए। लेकिन सिर्फ 1 मिलने से काम नहीं चलेगा, जितने टोटल लोगों ने वोट डाले उसके आधे की वैल्यू प्लस एक आदमी, वो अगर हाँ कहेंगे, इतने लोग होंगे तो बात बनेगी। जैसे मान लीजिए 10 लोगों ने वोट डाले, तो मैंने 10 लिखे नहीं है यहाँ, इन 10 में से 50% मतलब 5 लोग प्लस 1, 6 लोग अगर ए के सामने फर्स्ट लिखेंगे तो ए राष्ट्रपति बनेगा। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट मिलने चाहिए और वो ज्यादा वैल्यू की होनी चाहिए। ज्यादा ये नहीं कि मुझे 2 फर्स्ट मिल गए बाकी सबको नहीं मिले, वो फर्स्ट आपको टोटल वोट्स के कितने परसेंट से ज्यादा होने चाहिए? 50% प्लस 1 होना चाहिए। तो कितने लोग इसको नंबर 1 दें? अगर 10 का एग्जाम्पल है तो कितने दें? अगर 100 का एग्जाम्पल है तो 50% प्लस 1 51 कहेंगे, 1000 है तो उस हिसाब से निकाल लेंगे। अब ये जितने लोगों ने इसको फर्स्ट कहा, अगर ये वैल्यू 50% और 1 है तो कोई डिस्प्यूट नहीं, यही राष्ट्रपति बनेगा। पर मान लो इसको टोटल वोट नहीं मिल पाए, 10 में से इसको 6 मिलने थे ना, इसको मिले मान लो 4, तो बात नहीं बनी। अब क्योंकि 6 वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो फिर क्या करेंगे? फिर सेकंड राउंड की गणना करेंगे, जिसे कहते हैं दूसरे चक्र की मतगणना। अब देखेंगे सबसे कम वोट किसको मिले, सबसे कम प्रेफरेंस किसको मिली। बताओ, इसको छोड़ दो, एम और जेड में से देखो 3 ज्यादा किसको मिले। इसका मतलब सबसे कम लोगों ने पसंद किसको किया? जेड। इस जेड की तीसरे वाले की जिसको सबसे कम प्रेफरेंस है, इसके वोट खोलेंगे जो इसको मिले हैं और देखेंगे इसके अलावा उन्होंने किसको प्रेफरेंस दी। भाई इसको फर्स्ट जिसने दिया उससे सेकंड नंबर किसको दिया। इसको किसी ने फर्स्ट नहीं दिया, मान लो नीचे तक किसी ने दिया हो, एक ने इसको भी फर्स्ट दिया हो, इमेजिन कर लो। फिर देखेंगे जिसने इसको फर्स्ट दिया, अब ये फर्स्ट तो बन ही नहीं सकता, तो उसने सेकंड किसको दिया? उसने किसी को सेकंड भी तो दिया होगा, मान लो उसने सेकंड इसको दिया,
तो कहेंगे इसका जो फर्स्ट है ये तो कभी बनना नहीं, तो इसका वोट ट्रांसफर कर दो, और जिसको इसने सेकंड दिया है उसको मान लो इसने वोट दिया, तो अब इसके वोट एक और बढ़ गया, लिखा सेकंड है पर नंबर 1 इसको मिल गया। कारण समझ में आया क्यों मिला? क्योंकि सबसे कम वोट वाले के बाद सेकंड प्रेफरेंस फर्स्ट बन जाती है, इसका ट्रांसफर होकर वोट इसको मिल गया। कितने थे इसके पास? अब इसको एक और मिल गया, 5 हो गए। फिर ऐसे ही कोई होगा जिसने इसको 1 दे रखा हो, तो उसमें फिर खोल के पर्ची देखेंगे, मान लो वहां भी इसको मिल गया, तो बस ये जीत गया। आज तक ऐसा सिर्फ एक बार करना पड़ा था, जब दूसरा राउंड हुआ था कैलकुलेशन का, नहीं तो फर्स्ट टाइम में क्लियर होता है जिस पार्टी की सरकार होती है उसी का चहीता आदमी ही राष्ट्रपति बनता है, क्योंकि उसी को वोट मिलते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? यहाँ वोट की वैल्यू 1 है या कम और ज्यादा? कम और ज्यादा। किसके ऊपर डिपेंड करता है? आप किस इलाके के एमपी हैं। आप अगर सिक्किम के एमएलए हैं तो आपके वोट का मूल्य वो नहीं हो सकता जो यूपी के एमएलए का होगा, क्योंकि यूपी की आबादी, भाई सिक्किम की आबादी मुट्ठी भर है, वहां के एमएलए का वोट का मूल्य कम निकलेगा, यूपी वाले का ज्यादा निकलेगा। क्लियर ये बात सबको? यहाँ वोट एक को दिया या सबको देना पड़ता है? किस बेसिस पे दिया जाता है? ये वोट सबको देना है, आपकी प्रेफरेंस क्या है वो आप देखो। तो वरीयता अनुक्रम, और इसी को कहते हैं, बड़ा टफ सा नाम है इसका, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली। एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली। और किस क्रम से वोट दिए जाते हैं? वरीयता अनुक्रम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हैं ये, अंग्रेजी में फिर भी आसान है, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट रहेंगे और वरीयता प्रेफरेंस के बेसिस पर रहेंगे। कोई ऐसा तो नहीं जिसकी ये पॉइंट समझ में ना आया हो, क्योंकि लिखा नहीं होता किताबों में, ये समझने का पॉइंट है। सबसे पहले आपके पास 2 लोगों के वोट की वैल्यू होनी चाहिए। किस किस की? एमएलए और एमपी। एमएलए के वोट की कीमत कैसे निकालोगे? जिस स्टेट का है वहां की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलए सीट, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 1 बाय, या डिवाइड कर देना 1000 से। उसके बाद हर राज्य की वैल्यू सेम होगी, अलग 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 अलग, उन सबको ऐड करोगे तो टोटल डिवाइड किससे कर दोगे? एमपी सीट्स। किस किस की? लोकसभा, राज्यसभा। क्या इसमें नॉमिनेटेड को इंक्लूड करेंगे? नहीं इंक्लूड करेंगे। उससे क्या निकल आएगी? एमपी की वैल्यू। क्या एमपी एमएलए के वोट की वैल्यू सेम होगी, अलग अलग? जो भी वोट डालेंगे वो एक को वोट देंगे, सबको देना पड़ेगा। किस बेसिस पे वोट देंगे? वो प्रेफरेंस, आपका फर्स्ट कौन, सेकंड कौन, थर्ड कौन। क्लियर ना? इतना ये इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बहुत बार आता है इसका नाम। ये जो मतदान है इसमें अगर एक को वैल्यू नहीं मिली, वैल्यू मतलब कितना परसेंट मिलना चाहिए, इसे कहते हैं न्यूनतम कोटा। कितना परसेंट बताया मैंने टोटल का? इतना मिलना चाहिए। इतना नहीं मिला और फर्स्ट आया तो क्या बनेगा? राष्ट्रपति नहीं। अगर इतनी वैल्यू नहीं बनी ना, जैसे आज की डेट में 10 लाख के आसपास वैल्यू थी टोटल, ये 10 लाख के आसपास वैल्यू वोट की वैल्यू थी एमपी एमएलए की, तो 10 लाख का मतलब था 5 लाख प्लस मिलने चाहिए थे। तो 5 लाख प्लस में से फिर वैल्यू निकाली गई, तो ये द्रौपदी मुर्मू को 4.5 लाख की तो गारंटी थी और बाकी मिलने ही मिलने थे जहां गठबंधन वगैरह, तो ये अनडाउटेडली यही जीतेंगी, इनमें कोई शक है ही नहीं। न्यूनतम कोटा कितनी बार आज तक नहीं मिल पाया? कितनी बार दोबारा चक्र करना पड़ा था? एक बार। वीवी गिरी के टाइम में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, वो एक बार में 50% + 1 नहीं अचीव कर पाए थे। क्लियर सबको? ये आप बुक से पढ़ेंगे तो ये आसान दिखेगा। कल देखो हमने कहां तक पढ़ा था, पेज नंबर 97 पर। ये सबसे ऊपर के 2 पॉइंट शायद पढ़ लिए थे। क्वालिफिकेशन भी हो गई थी। कितने से कम वोट मिलने पर जमानत राशि जब्त होगी? हाँ, 1/6। और कहां जाएगी जमानत राशि? आरबीआई में जमानत राशि कम रखी जाती है। चलो, अगर 28 में से 4-5 राज्यों की विधानसभा भंग हो तो क्या इलेक्शन होगा? इलेक्शन होगा, चाहे 4 में ना हो चाहे 6 में ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। महाभियोग का भी छोड़ो, पहले इसकी प्रॉपर्स ये समझते हैं। पिछले पेज पे आओ, जो कल पढ़ लिया था उस पर आओ। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नीचे से चौथा पॉइंट दोबारा पढ़ के देखो, अब ये क्लियर होगा। नीचे से चौथा पॉइंट, पेज 96 पर। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि हम नहीं जाते, जहां हम जाते हैं वो होता है डायरेक्ट, जहां हम नहीं जाते वो इनडायरेक्ट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, अनुपात देखा जाता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान रीति से होता है। क्या ये पॉइंट सब समझ में आ गए? इसको इंग्लिश में भी देख लो। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, क्योंकि हम नहीं है, फ्रॉम द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इन अ सीक्रेट वोटिंग मोड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसको अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पेपर में आएंगे ये। इनडायरेक्ट को टिक कर लो, पहला इनडायरेक्ट है ये, दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, सीक्रेट वोटिंग होती है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। यहां एक वर्ड और लिख लो, वरीयता अनुक्रम। प्रेफरेंस के बेस पे यहां नंबरिंग दी जाती है, ऐसा नहीं कि बस एक को हमने बनाना है, तुम्हें तीनों के सामने 1 2 3 बताना पड़ेगा प्रेफरेंस के बेसिस पर। जल्दी से ऊपर लिखो, यहीं पर एमएलए के मत का मूल्य तुम्हें खुद लिखना है। ये एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे निकलेगी लिख लो ऊपर, बुक में ये लिखी नहीं है, बुक में इसलिए अपने आप लिखो। एमएलए के वोट की वैल्यू, एमएलए के मत का मूल्य, क्या लिखोगे बताओ? हाँ, ये लिख लो, यहां ये लिख लो एमपी। ये तो तुम्हें ज्यादा खिचड़ी सी दिखेगी, मैं बस साफ और ऐसा लिख लूं जो कि तुम्हें भी बाद में समझ में आ जाए। सबसे पहले लिखो एमएलए, ऊपर जगह है पेज पे, वहां लिख लो कि वोट का मूल्य कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला क्या है? क्या लिखें यहां? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय, किससे करें? हाँ, ये थोड़ी जगह कम है, मैं नीचे लिख देती हूँ। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, ये हर स्टेट की अलग अलग आएगी, डिवाइडेड बाय टोटल एमएलए सीट्स। इसमें कौन से लोग नहीं इंक्लूड करने? नॉमिनेटेड। एमएलए में नॉमिनेशन खत्म ही है अब तो, मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। ये एमएलए के वोट का मूल्य निकलेगा। और यहीं लिख लो एमपी के वोट का मूल्य नेक्स्ट में, ये फर्स्ट ये सेकंड, एमपी के वोट का मूल्य क्या बताया था इसका?
टोटल वैल्यू, किसकी वैल्यू? एमएलए के जो टोटल आएगी ना वैल्यू, उसको डिवाइड किससे करेंगे? 543 प्लस 233 से। टोटल वैल्यू किसकी है ये भी याद रखना, एमएलएस के वोट की। तो पूरे देश के एमएलएस के वोट का टोटल करके वैल्यू का और डिवाइड कर दो 233 और 543 को जमा करके एमपी सीट से। दोनों इंपॉर्टेंट है और ये करंट में अब चल रहा है प्रोसेस, इसलिए ज्यादा ध्यान रखना। चलो अब आ जाओ, कल हमने पढ़ी थी योग्यताएं लास्ट ना। एक चीज नहीं, इसमें नहीं आएगा। अब एक चीज बताओ, अगर कभी अब जैसे इलेक्शन हुआ, कब हुआ इलेक्शन हमारे सामने? 18 तारीख को, 2 दिन हो गए ना। 18 तारीख को, ध्यान से सुनो। अब 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। चुनाव किसने कराया होगा? कौन कराता है सारे चुनाव? चुनाव आयोग, जिसे कहते हैं इलेक्शन कमीशन, इसी ने कराया। जब इलेक्शन कमीशन हम लोगों के लिए चुनाव कराता है, एमपी के, लोकसभा के, तो ये चुनाव अधिकारी इलेक्शन ऑफिसर बनाता है। और ये ज्यादातर सरकारी स्कूल के टीचर्स होते हैं जिन्हें ये ड्यूटी मिलती है। आपने वोट डाला होगा, ज्यादातर वोट सरकारी स्कूल में तो डलते हैं, या फिर कहीं पे अगर सरकारी अस्पताल टाइप की छोटी बिल्डिंग हो, जितने लोग आपको वहां मिलते हैं ना अंदर, वो जो आपको कोई इंक लगा रहा होता है, कोई पर्ची चेक करता है, जो कोई मशीन का केयर टेकर है, सब सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं। हमें ये काम करना होता है क्योंकि बाकी महकमे पे उतना इसको पूरे देश के जो लोग बैठे हैं इनको विश्वास नहीं है, तो ये सरकारी स्कूल के टीचर्स की जिम्मेदारी है, इससे भाग नहीं सकते। हमें ये जॉब के टाइम में कंडीशन बताई गई थी कि आपको 2 टाइम पे, आप चाहे कुछ भी हो आपके घर में, आप मना नहीं करेंगे आने से। पहला, जब देश पे कोई आपदा आ जाए तब टीचर्स की ड्यूटी है। अब जब ये पेंडेमिक आया ना, तो दिल्ली में, हरियाणा में सरकारी स्कूल के टीचर्स को बुलाया गया, राशन उन्होंने बांटा था। जितने ये राशन बांटने वाले थे ना, ये सरकारी स्कूल के टीचर्स थे। और तो और दिल्ली में तो ऐसी घटिया ड्यूटी भी दी गई कि जितनी मौत हुई ना, उनके जितनी लोगों को जलाया गया, उनका भी नंबरिंग नोट करनी थी। मतलब थे तो टीचर्स, लेकिन ये काम दिए गए और मना नहीं कर सकते। और दूसरा, इलेक्शन के टाइम में कोई भी टीचर, चाहे घर में कितना ही बड़ा काम हो, आपको ड्यूटी पे पहुंचना है। ये दोनों काम मना करने का मतलब आप देश के प्रति अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे, और इनकी बड़ी सख्त सजा होती है। तो इसलिए ये 2 काम करने पड़ते हैं। अब यहाँ चुनाव अधिकारी हमारे, जब हमारे इलेक्शन हम लोग जाते हैं ना, तब ये टीचर्स होते हैं, लेकिन यहाँ किसी टीचर को नहीं बुलाते। इनका चुनाव अधिकारी, जो लोकसभा और राज्यसभा में बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं ना, आईएएस रैंक के, जिन्हें बोलते हैं महासचिव। जनरल सेक्रेटरी एक लोकसभा का होता है, एक राज्यसभा का, ये आईएएस रैंक के होते हैं, यही यहाँ पर चुनाव अधिकारी बन जाते हैं। वैसे भी कोई यूं पता है कि गिने चुने लोग आएंगे, 700-800 लोग वो आएंगे, 4-5 हजार वो आएंगे। तो यहाँ का इलेक्शन ऑफिसर कौन होता है? हमेशा लोकसभा का महासचिव और राज्यसभा। अब जैसे इसी साल में तुम्हारे सामने किसका इलेक्शन अभी भी हुआ है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगस्त में किसका इलेक्शन होना है? सेम साल में होते हैं ये, अब हटेंगे अगस्त में आपके। कौन है आजकल वाइस प्रेसिडेंट? कौन है? वेंकैया नायडू। तो अभी हटने तो वाले हैं अगस्त में, नया बनेगा अगस्त सितंबर में नया। जब ये 2 इलेक्शन हर 5 साल में एक बार होते हैं, तो एक का महासचिव लोकसभा का बन जाता है एक के इलेक्शन में, एक में राज्यसभा का। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के आईएएस रैंक के अधिकारी ही क्या बनते हैं यहाँ पर? चुनाव अधिकारी। चुनाव करा दिया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। कुछ लोगों को शक है कि गड़बड़ हुई है, ऐसे लोगों के मन में आ रहा है कि इलेक्शन में गड़बड़ हुई है, कुछ ना कुछ हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो इनके पास प्रावधान है। अभी 18 जुलाई को इलेक्शन हुआ है ना, 1 महीना 18 अगस्त तक अगर 20 लोग ये लिखकर दे दें, 20 एमपी एमएलए अगर अर्जी लगा दें कि हमें लगता है कि धांधली की गई है इलेक्शन में, तो ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, इनकी एप्लीकेशन, और फिर सारे आगे की कार्यवाही कौन करेगा? अपने आप। इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन काम करा देगा। अगर काम में धांधलेबाजी हुई है तो कितने लोगों के साइन लिए जाएंगे? और ये कितने दिन के अंदर अंदर करना है? 1 महीना। और ये एप्लीकेशन सीधे किसके पास जाएगी? फिर सुप्रीम कोर्ट अपने आप आके देखेगा गड़बड़ कहां हुई है, किसने की है। आज तक इंडिया में कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो फिर ये पावर किसके हाथ में है? पेपर में क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद कहां पहुंचाए जाते हैं? इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? चुनाव आयोग। लेकिन अगर गड़बड़ हुई तो कौन देखता है? क्लियर सबको ये? अगर एमपी एमएलए के इलेक्शन में गड़बड़ हो जाती है ना, तो फिर हाई कोर्ट तक जाती है बात। तुम्हें याद है इंदिरा गांधी ने इलेक्शन में चीटिंग की थी 71 में? कौन से हाई कोर्ट में केस गया था? इलाहाबाद। यूपी का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है ना। अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन में गड़बड़ हुई तो बात कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में। ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति अगर टाइम पीरियड के बीच में गड़बड़ करता है, मान लीजिए किसी राष्ट्रपति बस एक गड़बड़ कर सकता है, वो उस बुक को फॉलो ना करे। किस बुक को? बस इसको यही करना है, इस संविधान में लिखी बातों को फॉलो करना। और इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति सारे काम किसके अकॉर्डिंग करेगा? मंत्री परिषद की सलाह पर। और तुम जानते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मुखिया कौन है? तो पीएम से बिल्कुल भी अलग हटके राष्ट्रपति काम नहीं करेगा। अगर करेगा तो कहेंगे ये संविधान का उल्लंघन कर रहा है। बस एक गलती है ये जो राष्ट्रपति को नहीं करनी, बाकी वो कुछ करे, संविधान का उल्लंघन नहीं करना। अगर राष्ट्रपति ऐसा करता है तो आर्टिकल 61 में ये लिखा हुआ है, ऐसा करने वाले राष्ट्रपति पर जो उस टाइम की सरकार है, वो एक बहुत बड़ी चीज जिसे कहते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट जिसे हिंदी में कहा जाता है महाभियोग। अभियोग का मतलब होता है कोई केस करना। अभियोग, अभियुक्त होता है जिस पे केस किया जाए। महाभियोग का मतलब बहुत बड़ी कोई गलती कर दी, और ये गलती बस एक कर दी, क्या नहीं माना इसने? संविधान। सिर्फ एक कमी पर इसके ऊपर गड़बड़ चल पड़ेगी और फिर केस तरह से चलेगा, जैसे जांच वांच होंगी। इंपीचमेंट नाम का वर्ड सिर्फ एक आदमी के लिए यूज करना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में प्रेसिडेंट के अलावा न वाइस प्रेसिडेंट पर इंपीचमेंट लगता, न सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर। ये वर्ड सिर्फ एक आदमी की गड़बड़ पर लग सकता है, पीएम पे ये वर्ड नहीं यूज करना। सिर्फ किस पर लगेगा? ये राष्ट्रपति। आर्टिकल 61 कहता है अगर राष्ट्रपति इस किताब के अकॉर्डिंग काम ना करे, कहीं मर्जी चलाऊंगा, नहीं साइन करता, बताओ क्या करोगे, या मैं तो नया कानून बनाऊंगा मर्जी से, उस कंडीशन में प्रॉब्लम होगी लोकसभा को और राज्यसभा को। लोकसभा को प्रॉब्लम है तो ये मान लो हम लोग हैं, हम लोकसभा हैं और हमें राष्ट्रपति पसंद नहीं आ रहा, राष्ट्रपति गड़बड़ कर रहा है किताब से अलग, तो हम टोटल जितने लोग हैं, कितने लोग हैं यहाँ?
इसका 1/4 साइन करेंगे एक कागज पर कि भाई राष्ट्रपति इस गड़बड़ के चलते हमें हटाना है। कितने लोगों ने साइन कर दिए? 1/4। ये कागज जाएगा राष्ट्रपति के घर, राष्ट्रपति भवन में, और इसको कहा जाएगा सर आपकी ये गड़बड़ हम बिल्कुल नहीं सहेंगे और आपने कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन किया। आप इंसान हैं, भारत के नंबर 1 आप नागरिक हैं, लेकिन आप इस किताब के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे। ये हम लोगों को आपसे शिकायत है। लिख दी शिकायत, राष्ट्रपति ने पढ़ी। अब राष्ट्रपति को आपके संविधान ने कहा कि ऐसे नहीं हटाना। अगर आपको लगता है राष्ट्रपति को कि मैंने गलती नहीं की, मान लो मैं ही राष्ट्रपति हूं, भाई मैंने गलती नहीं की, तुम ये लिख रहे हो तो झूठी बात है, तो मुझे 14 दिन का समय मिला। मैं खुद या तो अपने आप स्वयं या मैं अपने आप, मुझे लगता है कि मैं इतने लोगों के सामने शायद अपनी बात ना रख पाऊं, कोई गड़बड़ हो, तो मैं अपने बिहाफ पर किसी को भी, वकील को या किसी अन्य व्यक्ति को जो मुझे ठीक लगता हो कि मेरे मामले की पैरवी ठीक कर सकता है, मेरी बात को ये ढंग से रिप्रेजेंट कर सकता है, तो उस कंडीशन में मैं उसको भेज दूं। कितने दिन की तैयारी करवा के ये मुझे हक मिला, क्योंकि भाई इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा आदमी है, तुरंत नहीं हटाना, इसको मौका देना है कि जी ये शिकायत है और आप आके इस बारे में क्लैरिटी दो कि आपने ऐसा क्यों किया। 14 दिन बाद जिसने मुझे वो लेटर भेजा, मान लो एक लोकसभा एक राज्यसभा है, मैं उसी जगह जाऊं, अपनी बात की क्लैरिटी करूं, भाई मेरा ये मतलब था और मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी लोकसभा को लगे कि मैंने गलत किया, यहां वोटिंग होगी। यहां वोटिंग में अगर 2/3 टोटल 543 के साइन कर दें कि जी हमें नहीं लगता कि आप ठीक कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं और हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं, तो फिर मेरे हाथ से बात लगभग निकल गई, क्योंकि कितने लोगों ने साइन कर दिए। अब ये कागज का टुकड़ा दूसरे सदन में जाएगा। कहां पर जाएगा? ये राज्यसभा। राज्यसभा भी इसकी पूरी जांच करेगी कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये सही भी हैं या झूठ बोल रहे हैं ये। अगर इसने अपनी जांच में ये आरोप ठीक पाए और इसने भी ये बात अपने राज्यसभा में रखी, यहां भी 2/3 ने कह दिया भाई हम भी सहमत नहीं है, राष्ट्रपति हटना ही चाहिए, ठीक काम नहीं करता, अब मेरे पास कुछ भी पावर नहीं है, क्योंकि 2/3 इनके और 2/3 इनके प्लस हो गए। मैंने गलती की है, नहीं किया, कोई सुनने वाला नहीं है और मुझे अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है। अब आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। आपको मौका दिया गया था, जिसने वो कागज भेजा था, कितने दिन की तैयारी करनी थी आपको? अगर आप अपनी बात नहीं रख पाए, आप नहीं प्रूव कर पाए कि गलती आपकी नहीं है, और इसके कितने लोगों ने साइन कर दिए? फिर दूसरे में भी कितनों ने साइन कर दिए? बस अब आपका केस कोई नहीं सुनेगा, कोई कोर्ट पोर्ट में नहीं जाना। अब आपको बिना सोचे समझे या बिना चाहते हुए रिजाइन करना पड़ेगा। आज तक किसी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगा। 16वां राष्ट्रपति का इलेक्शन कंडक्ट हो गया, कल परसों रिजल्ट आएगा, आज तक एक भी राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना नहीं पड़ा। इसका मतलब सबने किस किताब के अकॉर्डिंग काम किया होगा? संविधान। क्या ये बात समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट बात है। महाभियोग किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये 61 में। ये प्रोसेस 61 में है, लेकिन किस कारण से लगेगा? भाई संविधान का ढंग से पालन नहीं करता। ये आर्टिकल 56 में है। अभी किताब मत देखो, पहले समझो चीज को। तो 2 आर्टिकल इंपीचमेंट के हैं, महाभियोग के। कौन कौन से? 56 और 61। 56 में लिखा है किस कारण लगेगा और प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है 61 में। प्रोसेस अब शॉर्ट में लिखूं, लोकसभा राज्यसभा। कोई एक पेश करेगा, कितने साइन के साथ? जो पेश करेगा ना, जिसको दिक्कत है, उसके थोड़े साइन चलेंगे। कितने साइन चलेंगे? अगर 1/4 इसका है तो कितने का है ये? और अगर इसका है तो इसके बाद कितने दिन दिए जाएंगे? उसके बाद कितने लोग पारित कर दें? हाँ, अब इस बोर्ड पे लिखी चीज की कीमत बहुत ज्यादा, ध्यान से देखो। यहां मैंने प्लस नहीं लिखा। और का मतलब क्या होता है? कोई एक। तुम 10th में याद करो, 2 क्वेश्चन आते थे बोर्ड में, 2 में से एक और लिखने का मतलब कोई एक कर दो। इसका मतलब कोई एक कागज भेज दो, दोनों की जरूरत नहीं है। लेकिन इस प्लस का मतलब क्या है? दोनों के साइन। कितने कितने? 2/3। इसे कहते हैं विशेष बहुमत। और ये बड़ी बात होती है कि आपने बड़े लेवल पे गड़बड़ की है तो ही ये पारित होगा। इस कंडीशन में आज तक कभी कोई हटा नहीं है। क्या महाभियोग समझ में आ गया? ये वर्ड सिर्फ एक आदमी के लिए इस्तेमाल होता है, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से थोड़ा ही छोटा है रैंक में, पोजीशन में, लेकिन उसके लिए ये प्रोसेस नहीं है, सिर्फ एक आदमी के लिए है, राष्ट्रपति के लिए। चलो अब जल्दी से पढ़ेंगे इसको। पेज नंबर 97 पर कल हमने खत्म किया था, योग्यताओं पर आकर हमने पूरा कर लिया था टॉपिक, है ना? इससे आगे आज यही पढ़ना है, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अंडरलाइन करो आर्टिकल 61, अपने आप लिखो यहां। आर्टिकल 56 में महाभियोग का कारण बताया गया। ये लिखा नहीं है मैंने नोट्स में, लिख लो यहां। आर्टिकल 56 में अनुच्छेद 56 में महाभियोग का, इंपीचमेंट का रीजन या कारण बताया गया है। आर्टिकल 56 में महाभियोग का कारण, और प्रोसेस किसमें बताया गया? 61 में। तो 2 आर्टिकल हैं इंपीचमेंट के। कौन कौन से? एक 56, एक 61। 56 में क्या है? कारण। और 61 में क्या है? ये प्रोसेस सामने बोर्ड पे लिखा है। कारण क्या था? सिर्फ एक। किसका पालन नहीं किया? संविधान का। ये कारण कहां मेंशन था? 56 में। कैसे कैसे हटेगा प्रोसेस 1/4 वाला? 61 में। तो लिख लेना यहां आर्टिकल 56 में महाभियोग का कारण। अब पढ़ो आर्टिकल 61, संविधान के अतिक्रमण के लिए, भाई ठीक से काम नहीं किया, राष्ट्रपति पर महाभियोग। यहां लिख लो प्रोसेस एक्सप्लेन। आर्टिकल 61 के पास लिखो प्रक्रिया का वर्णन, प्रोसेस एक्सप्लेन, वो इस आर्टिकल में है। नेक्स्ट पढ़ो क्या है? संसद के किसी भी सदन, कितने सदन है संसद के? 2। क्या क्या? लोकसभा, राज्यसभा। अंडरलाइन करो, किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा। नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन करो, 1/4 सदस्य 14 दिन की पूर्व सूचना के साथ। अगले पॉइंट पर आ जाओ, अंडरलाइन करना बीच में, उस सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। नेक्स्ट पे आओ, यदि राष्ट्रपति पर लगाए आरोप सिद्ध हो जाते हैं, अंडरलाइन करो, जांच करने वाला सदन, जांच कौन करता है? दूसरे वाला, जिसके पास बाद में कागज गया, पहले वाले ने तो पूरा किया, दूसरा जांच करेगा। अंडरलाइन करो, जांच करने वाले सदन के कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटना होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ गए? किस आर्टिकल में इसका कारण बताया था? पहले कारण बताया 56। किसमें? प्रोसेस एक्सप्लेन किया। ये प्रोसेस जो मैंने सामने लिखा है इसको शब्दों में बता रहे हैं, ये जो तुम पढ़ रहे हो। आगे पढ़ो, यदि किसी भी तरह राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति तुरंत उसका पदभार ग्रहण कर लेता है। अगर राष्ट्रपति हट गया तो तुरंत कौन बन जाएगा? और उपराष्ट्रपति भी हट गया तो
तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जल्दी से बोर्ड पे देखो और इसकी हिस्ट्री जानो। 1950 में जब वो किताब लागू की गई थी ना, कौन सी किताब? संविधान। तब इस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में लिखा था अगर भारत के राष्ट्रपति को कुछ हो गया तो इसकी सीट पे कौन आके बैठ जाए? भाई हटा दिया, मर गया, किसी कारण से ये तबियत बिगड़ गई, नहीं काम कर पा रहा तो उपराष्ट्रपति। सालों साल तक किसी को फील ही नहीं हुआ कि अगर उपराष्ट्रपति को कुछ हो गया तो, क्योंकि ये लिखा नहीं था। 1969 में अचानक से एक दिन हार्ट अटैक से कौन गुजर गए? ये भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? अब लोगों को चिंता हुई कि जाकिर आज अचानक से चल बसे, हमने बना दिया वीवी गिरी को। लेकिन कुछ के मन में आया वीवी गिरी को भी कुछ हो गया फिर क्या होगा देश का, क्योंकि किताब में तो लिखा नहीं है। इसीलिए 1969 में राष्ट्रपति उत्तराधिकार, भाई अगला कौन इसका सीट को संभालने वाला, इसका नियम बना दिया, कानून बना दिया। आज तक 2022 तक चल रहा है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम। किस सन में बना है ये? 1960। किसकी मौत के बाद बनाया? उससे पहले तो बस ये लिखा था राष्ट्रपति को कुछ हो जाए तो काम कौन कर लेगा? उपराष्ट्रपति। जब ये मरे तो हमें फील हुआ कि ये मर गए तो कोई और भी तो मर सकता है, फिर कैसे देश चलेगा। यहां से लिखी बात आज तक चल रही है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो काम कौन करेगा? ये भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई, और ये भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज कोई तो बैठेगा। कितने सुप्रीम कोर्ट में जज बैठते हैं? 33। 1+33 होता है सुप्रीम कोर्ट का आंकड़ा। एक तो ये रहा, 33 में से कोई ना कोई जरूर मिलेगा। तो अगर कभी राष्ट्रपति को एक्सपायर हो जाए, उपराष्ट्रपति भी कुछ दिक्कत हमें आ जाए, सीजेआई भी ना हो, तो इन 33 में से जो सबसे बड़ा है ना वो जाके राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ जाएगा। अब 33 एक साथ कैसे मरेंगे? कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, इसलिए हमें चिंता नहीं है। अब कौन से अधिनियम के बाद से? राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम। किस ईयर में बना है ये किसकी मौत के बाद बनाना पड़ा हमें? इसलिए आज तक दोबारा एक क्वेश्चन नहीं उठा कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। ये लिखा हुआ है 35-36 आदमियों की लाइन है, कोई ना कोई मिल ही जाएगा हमें। देखो ये क्या कहते हैं अगला पॉइंट। यदि किसी भी तरह राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति तुरंत ही उसका पदभार ग्रहण कर लेता है। आगे पढ़ो। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी किसी कारणवश रिक्त हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने महीने के अंदर करना पड़ता है? 6 महीने। टिक कर लो, 6 माह के भीतर। कौन करवाएगा बताओ इसका इलेक्शन? राष्ट्रपति का इलेक्शन कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन। लिख लो यहां, जहां लिखा है ना राष्ट्रपति का निर्वाचन, यहां लिखो चुनाव आयोग करवाएगा। लेकिन इसका इलेक्शन ऑफिसर कौन बनेगा? लोकसभा का महासचिव, और उपराष्ट्रपति के फिर राज्यसभा का, तो ये बनेंगे। आगे पढ़ो। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंका, किसी को लग रहा है चीटिंग हुई है, और विवादों की जांच और निर्णय का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहां लिख लो इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 71 में ये लिखा हुआ है, मेंशन करो यहां, अनुच्छेद 71। अब भी अगर 1 महीने के अंदर किसी को लगा ना गड़बड़ हुई है तो कहां अर्जी डाली जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन किसने कंडक्ट कराया? चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव की गड़बड़ कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। यहां जल्दी से लिखो, 30 दिन में शिकायत दर्ज होगी। कोई 35 दिन बाद कहे मुझे दिक्कत है, कोई नहीं सुनेगा। 30 दिन के अंदर शिकायत। लिखो कितने कम से कम लोग जाएं शिकायत के लिए? 20। लिख लो, मिनिमम 20 लोग शिकायत दर्ज कराने में शामिल हों। 30 दिन के अंदर शिकायत करनी होगी। कम से कम 20 लोग। ये 20 कौन हो? तुम और मैं जा सकते हैं क्या? जो इलेक्शन में थे। कौन कौन थे? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। लिखो कम से कम 20 सदस्य शिकायत दर्ज कराने में शामिल हों। एक आदमी चला जाए जी मुझे दिक्कत है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के सुनेगा उसकी बात? कम से कम कितने ले जाने पड़ेंगे? 20 आदमी। लिखो यहां फटाफट, 5 लोगों की बेंच बनेगी सुप्रीम कोर्ट में। 5 जज बैठेंगे अगर गड़बड़ हो गई। 5 जजेस की बेंच बनेगी, यानी 30 दिन 20 आदमियों के साइन और 5 जजेस की बेंच बनेगी, तब जाके इसका फिर ये मामला पूरा निपटेगा। क्लियर सबको ये बात? ठीक है। बताओ इसके चुनाव अधिकारी कौन होंगे? इलेक्शन ऑफिसर्स, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव। लिखो ये बात यहां, ऊपर नीचे बहुत जगह कहीं भी लिख लो। लिखो चुनाव अधिकारी, राष्ट्रपति के चुनाव अधिकारी, राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्शन ऑफिसर या चुनाव अधिकारी लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव ही बनते हैं। इसमें टीचर नहीं जाते बाहर से। राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव अधिकारी, इलेक्शन ऑफिसर लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव, जनरल सेक्रेटरी ही बन सकते हैं। और सेक्रेटरी शब्द मतलब कौन है ये आदमी? ये आईएएस है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है महासचिव की। ठीक है, अब तुम आओ पेज 99 पर, जो मैंने पढ़ा दिया वही टिक मार्क कर लेते हैं। एक टॉपिक लिखा है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। एक दिन तुम्हें 3 वीटो बताई थी मैंने, कौन कौन सी थी? पहली का नाम क्या था? एब्सोल्यूट। दूसरी का नाम सस्पेंसिव। तीसरी का नाम क्या थी? ये एब्सोल्यूट, सीधे मना करना। कितने राष्ट्रपतियों ने यूज की? 2। एक पेप्सू के कागज गए थे ना कि सर ये हमने बजट बनाया, क्या बोला राष्ट्रपति? भाई हम क्यों बजट बनाएं? अगले पहले क्या लगा हुआ था? राष्ट्रपति शासन, अपना काम खुद करेंगे, हट गया। दूसरी बार एक बड़ा चालाक पीएम था तुम्हारा, कौन? वीपी सिंह। कल सरकार गिरने वाली, आज क्या किया? पेंशन, सैलरी सब बढ़ा दी आज ही। हट रही सरकार, कागज किसके पास गया? राष्ट्रपति। उसने कहा ये तो धन विधेयक है, मेरे साइन है नहीं। धन विधेयक पहले किससे पूछना पड़ता है? राष्ट्रपति। मना कर दिया। किसने सस्पेंसिव पे क्वेश्चन मार्क उठाया था? एपीजे। किसका मुद्दा था वो? जया बच्चन का। कौन से स्टेट ने बड़ी पोस्ट पर बैठाई थी? यूपी ने। वहां पैसे मिल रहे हैं, नौकर मिल रहे हैं, सारी सुविधाएं जो कि सरकारी नौकरी टाइप में मिलती हैं। इन्होंने कहा मुझे गलत लग रहा है, लेकिन कांग्रेस के काल में, ये कांग्रेस का काम था, इन्होंने कहा नहीं साइन करो। साइन करने पड़े थे बिना मन के, पर अगली बार कांग्रेस को लगा अगर इनको दोबारा ले आए ना तो ये हमें बर्बाद कर देंगे, कोई बड़ी चीज रुकवा देंगे, इसलिए दोबारा नहीं बने। कितने लोगों ने पॉकेट वीटो इस्तेमाल की है? क्या नाम था? यानी जैल सिंह। जब डाकिए को क्या आजादी मिलने वाली थी? आपकी डाक खोल के पढ़ लेगा आपकी चिट्ठी, जो गलत था। जल्दी से आज का लास्ट टिक कर लो ये।
राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पेज 99 का लास्ट है। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रोकना। वीटो मतलब मना करना, नेगेटिव पावर। फटाफट से टिक करो पूर्ण वीटो, इंग्लिश में टिक कर लो एब्सोल्यूट वीटो। अंडरलाइन करना, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति नहीं देता। ठीक है, अगले पॉइंट पर आ जाओ। सबसे पहले इसका प्रयोग 1954 में पेप्सू, पेप्सू का मतलब बताओ, PEPSU, क्या है ये? पंजाब नहीं है ये, पटियाला। एंड कौन सा पंजाब? ईस्टर्न, जो हमें मिला था पंजाब। और एस का मतलब क्या है? स्टेट्स। यू का मतलब यूनियन। पेप्सू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पहले यही था। हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये सब पेप्सू था। यहाँ लिख लो ऊपर, पेप्सू तो लिखा है ना यहाँ, इसका फुल फॉर्म लिख लो, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन। पेप्सू का फुल फॉर्म, पहले पंजाब यही था, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब। पंजाब के दो हिस्से हुए थे, वेस्टर्न मिला था पाकिस्तान को, ईस्टर्न मिला था तुम्हें। बंगाल तुम्हें मिला था पश्चिम का, पूर्व बना था पाकिस्तान। तुम्हें पंजाब का पूर्व मिला था, पश्चिम बना था पाकिस्तान। चलो पेप्सू फटाफट से टिक कर लो और जल्दी से अंडरलाइन करो। 54 में पेप्सू के मामले में अंडरलाइन रखना, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, यहां लिख लो, इनके बजट पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। इस राष्ट्रपति ने इनके बजट पर हस्ताक्षर करने से मना। ठीक मना क्यों किया था इसने? क्योंकि इनका राष्ट्रपति शासन हट गया था, अपना खुद बना लेंगे बजट, हम क्यों साइन करें। एक और राष्ट्रपति ने इस्तेमाल किया था पॉकेट, ये वाला वीटो किसने? जैल सिंह जी ने तो पॉकेट किया था। ये किसने कहा था? तुमने कैसे ये पेश कर दिया, मुझसे साइन भी नहीं कराए। वीपी सिंह तो पीएम था, राष्ट्रपति कौन था? जल्दी से लिखो यहाँ। 1991 में आर वेंकट रमन, पॉइंट ऐड कर लो, 1991 में आर वेंकट रमन ने भी यूज किया। ब्रैकेट में लिखना वीपी सिंह, उन्होंने अपने चालाकी से पैसे सैलरी सब बढ़वा लिए थे और कल हटने थे। वीपी सिंह के खिलाफ तो आर वेंकट रमन राष्ट्रपति ने इस्तेमाल किया था 1991 में, क्योंकि बिना इनकी परमिशन के कौन सा विधेयक पेश कर दिया था? धन विधेयक। लिख लो ये, मनी बिल। उनके साइन लिए नहीं और पेश कर दिया, जबकि कंपलसरी है साइन करवाना। सस्पेंसिव वीटो को जल्दी से टिक कर लो। राष्ट्रपति किसी विधेयक के प्रभाव को निलंबित रखने के लिए, सस्पेंड कर दे कुछ टाइम के लिए, अनुमति देने हेतु अपने पास प्रेषित विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार, भाई दोबारा सोच लो, ऐसा कह दे, पुनर्विचार के लिए भेजता है। अब सेकंड लास्ट लाइन टिक करना, संसद द्वारा पुनः पारित कर दिए जाने पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य। डबल टिक कर लो, बाध्य। किसने इस्तेमाल किया था इसका? एपीजे अब्दुल कलाम। मेंशन कर लो यहाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल किया था। इकलौते हैं इंडिया में। एक पूछ रहे हैं क्या प्रेसिडेंट खुद वोट कर सकता है अपने लिए? थोड़ा इस्तेमाल करो दिमाग का। कौन कौन आते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में? एमपी और एमएलए। क्या तुम्हारा राष्ट्रपति एमपी या एमएलए हो सकता है? नहीं, तो वो वोट कैसे डालेगा अपने लिए? चलो जल्दी से अगले पे आ जाओ। जेबी वीटो आज का लास्ट। जब राष्ट्रपति संसद द्वारा अनुमति के लिए भेजे गए विधेयक पर, अंडरलाइन करो, न तो अनुमति दे न ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजे, तो जेबी वीटो। किसने अपनी जेब में रख लिया था ये कागज? यानी जैल सिंह। टिक करना, इस वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति यानी जैल सिंह ने 86 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाक विधेयक के संबंध में, ये राजीव गांधी ने पास करवाया था, इन्होंने रोक दिया था। अंडरलाइन कर लो। इसके बाद आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही प्रभावी होता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर वीटो का प्रयोग नहीं इस्तेमाल कर सकता। संशोधन पे वीटो नहीं चलेगा, वीटो चलेगा धन विधेयक पर, बजट पर और इस तरह की चीजों पर। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।